हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल राठौर फ्रॉम अभियंता क्लास दुर्ग। जैसे कि हम लोग का एक नया टॉपिक चालू करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट आया था कि इसके ऊपर एक टॉपिक इसको तैयार करना है कि कैसे इसमें अपन वर्क कर सकें। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, एकदम ईजी से ईजी वे बताएंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ट्रिक बताएंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी आया था CGPSC के, इससे 2 क्वेश्चन आए थे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इसी के ऊपर अपन अभी वर्क करेंगे कि क्या है इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग साथ साथ है ना 5-6 क्वेश्चन का मेंस के अकॉर्डिंग, जैसे आप IAS का मेंस लिखते हैं या तो फिर आप SSC JEE का मेंस लिखते हैं Tier 2 वाला, तो उसके रेस्पेक्ट में इससे रिलेटेड जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके भी पूरा आपको न्यूमेरिकल्स में साथ ही साथ करा लूँगा। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अपन समझते हैं कि करना क्या है। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात तो इसका वर्ड को अगर पकड़ें तो सीधी सी बात बोलता है एक मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी तरह। ठीक है, अब वो कैसे बीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोग मान लेते हैं, हम लोग देखो हमारा अगर जैसे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिटरमिनेट बीम होता है, तो उसके लिए तो अपन इजीली सॉल्व कर लेते थे, उसके लिए ये सब मेथड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अगर अपना एकदम कठिन बीम हो गया, जैसे कि मान लो कंटिन्यूस बीम आ गया या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आ गए या रिजिड फ्रेम आ गए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीधा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जाना पड़ेगा। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अपन पहले ये स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पहले बनाया कौन है, तो कौन बनाया है, प्रोफेसर हार्डी क्रॉस। इसका क्वेश्चन बनता है मैच द मेकिंग में, पूछ सकता है 4-5 मेथड बोल देगा, जैसे 3 मूवमेंट मेथड हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया। तो उसी के हिसाब से हम लोग को याद रखना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को जो बनाया है इस पूरे मेथड को, वो है प्रोफेसर हार्डी क्रॉस। हार्डी क्रॉस से याद रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि और एक इससे क्वेश्चन एक बन सका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बेस्ट सुटेड फॉर। अब बेस्ट सुटेड फॉर मतलब क्या, कि ये काहे के लिए उपयोग में ला सकते हैं आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अपन कैसे लाएंगे उपयोग, वो रहेगा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। याद रखेंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होंगे जो, ठीक है, जो सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते, उसके लिए हम लोग को एक कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा एक रिजिड फ्रेम और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। इसके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर, आएगा सीधा या तो इनडिटरमिनेट बीम आएगा या तो फिर रिजिड फ्रेम, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रिजिड फ्रेम के ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये कौन सा मेथड है। तो देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस में 2 टाइप का मेथड होता है, एक होता है फोर्स मेथड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स है जो डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आता है। ठीक है, इसको अपन बाद में डील करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में कि ये फोर्स मेथड क्या है और डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आएगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब उसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड किस पे रहता है, कि उसमें बोलता है DS, जो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जो ये DS होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा काइनेमेटिक से। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टैटिक हमेशा बड़ा रहेगा काइनेमेटिक से, ये याद रखेंगे, ये ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट गवर्निंग इक्वेशन मतलब क्या है, मेन हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो स्टार्ट होता है हमेशा वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। कहाँ से स्टार्ट होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या होगा, अब देखते हैं क्या है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और क्या है। एकदम सिंपल से एक डेफिनेशंस को लेते हुए करेंगे। ठीक है, जितने में आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो सब आपको लिखा दे रहा हूँ, और साथ ही साथ क्या करूँगा कि आपको जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो हम लोग उसके ऊपर में एक एक का डेफिनेशन के साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपन बोलते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग को अब क्या क्या याद हो गया। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये हम लोग को सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड हमेशा स्टार्ट होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में DS बड़ा होता है DK, बस इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग एक पढ़ें कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कौन बनाया है, तो प्रोफेसर हार्डी क्रॉस ने बनाया है।
ठीक है। और ये बेस्ट सूट काहे के लिए करेगा, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के साथ साथ ये क्या होंगे, रिजिड फ्रेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इतना चीज़ तो हम लोग को याद हो गया, साथ ही साथ मैं आपको याद भी करा दूंगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। अब देखते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए ये एक बीम है, इस बीम को यहाँ से एकदम रिजिडली हम लोग कंक्रीट के अंदर डाल दिए और पैक कर दिए, और वैसे यहाँ के बीम को भी वैसे ही कंक्रीट में डाल के पैक कर दिए। अब ये दोनों अपने पोजीशन से नहीं हिलेंगे, ठीक है, ये अपने पोजीशन पे रहेंगे और इसमें कोई ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो ये फिक्स्ड हो गया दोनों। अब दोनों एंड फिक्स्ड हो जाएगा तो अब ये रिजिड बीम की तरह बिहेव करेगा। जो चीज़ क्या करेगा, दोनों एंड फिक्स्ड हो जाते हैं, जिसको फिक्स्ड से इससे डिनोट करते हैं ना। तो दोनों एंड फिक्स्ड हो गए, इससे ये समझ में आ गया कि दोनों एंड फिक्स्ड है, तो ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के हम लोग को दो टाइप की इक्वेशन चाहिए, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन और दूसरी कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी अपन देखते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसमें लिखा है, इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एवरी जॉइंट ऑफ ए स्ट्रक्चर विच आर टू बी एनालाइज्ड एज अ फिक्स्ड बीम सो एज टू डेवलप ए फिक्स्ड एंड मोमेंट। मतलब क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए कि मेरा एक फिक्स्ड बीम है, यहाँ दोनों में फिक्स्ड कर चुका हूँ, साथ में बीच में एक रोलर भी डाल दिए, ठीक है, एक रोलर भी डाल दिए हैं और ये हम लोग इसको फिक्स्ड कर दीजिए, ठीक है। अब फिक्स कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है, अब ये एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। अब इसके लिए मेरे को बोलेगा कि आप हर एक पॉइंट का मूवमेंट निकालो। मूवमेंट कैसे निकालेंगे, अब इस पे दो ठोक मान लो लोड लग गया, तो ये लोड के कारण ये जो सपोर्ट्स पे क्या क्या मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं उसी को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड निकालने के लिए क्या करना है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अब आपको आशा करता हूँ आपको डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट तो पता ही होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए देखते हैं, अब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, पहला फिक्स्ड एंड। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर मेरा ये एक पूरा बीम है जिसमें एक एंड ये फिक्स है, एक एंड ये फिक्स है, और यहाँ पर लगा है बीच पे रोलर, ठीक है। अब ये रोलर लगा है, अब इस पे मैंने अगर लोड लगाता हूँ, यहाँ लोड लगाया, यहाँ लोड लगाया, इस लोड के कारण जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों सपोर्ट्स पे, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इस लोड के कारण जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों सपोर्ट्स पे, उसी को हम लोग का मूवमेंट निकालना है। उसी को हम लोग किसकी मदद से निकालेंगे, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की मदद से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या है। अब क्या करना है, एक चीज़ और है, इस पर एक नोट पॉइंट पे ये लिख सकते हैं कि जितने भी अंदर में सपोर्ट्स होंगे, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, बाहर को आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अंदर में मान लो एक रोलर ये लगा तो दूसरा रोलर एक और लग जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऐसा हो गया, कोई कंटिन्यूस बीम हो गया, ठीक है। हम लोग को क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 सपोर्ट्स हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसको एक सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2 और सेगमेंट नंबर 3, 3 सेगमेंट में इसको तोड़ दिए, ठीक है। अब 3 सेगमेंट में तोड़ दिए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक इंडिविजुअली का जब भी इस पे लोड लगेगा तो एक एक इंडिविजुअल पे सपोर्ट्स पे कितना कितना अपना क्या देता है, कितना कितना मोमेंट जनरेट होता है, ये पता करना है, ठीक है। अब उसके लिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग का सपोर्ट है, ठीक है। अब जब भी हम लोग अंदर के सपोर्ट की बात करेंगे, मार्कर एक नंबर 1, मार्कर नंबर 2, 2 मार्कर है, ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक। अब याले मार्कर अपन बोले कि इसको रोलर है, लेकिन जब अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे तो इसको रोलर को हम लोग क्या मान लेंगे, इस रोलर को फिक्स मान के करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी अंदर के पूरे बीम होगा, अंदर में जितने भी सपोर्ट लगेंगे वो सबको हम लोग क्या मान लेंगे, फिक्स्ड मान लेंगे, ठीक है। अब फिक्स्ड कैसे, जैसे ये दोनों को, ये वाला फिक्स्ड है, अब ये रोलर है, अपन रोलर बोल रहे हैं लेकिन मानेंगे इसको फिक्स्ड, क्योंकि अंदर के जो भी बीम अंदर के जो भी सपोर्ट रहेंगे बीम में, वो सब क्या बन जाएंगे, फिक्स्ड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं, ये दोनों को हम लोग को ये समझ में आ गया, जितने भी जॉइंट होंगे उसको हम लोग फिक्स्ड मानेंगे, फिक्स्ड मान के हम लोग सॉल्व करेंगे और उस पर लगेगा मूवमेंट, वो मूवमेंट लोड के कारण जो लगेगा हर एक सपोर्ट में मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ का एक सेगमेंट ए बी हो गया, जिसमें ये फिक्स्ड हो गया, ये इसको अपन फिक्स्ड माने हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोलर था, अपन मानेंगे फिक्स्ड। फिर नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं बी और सी, ठीक है। बी और सी ये दोनों रोलर है दोनों रोलर, मानेंगे हम लोग दोनों को फिक्स्ड मानेंगे,
ठीक है। फिर लास्ट सेगमेंट देखेंगे कि ये सी और ये डी हो गया। अब इसमें ये तो फिक्स्ड है, अब इसको भी हम लोग सी वाले को भी क्या मानेंगे, रोलर है, मानेंगे फिक्स्ड। जितने भी सपोर्ट्स आएंगे बीच में उसको हम लोग को फिक्स्ड मान के सॉल्व करना है, ठीक है। फिक्स मान के सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें ना लोड के कारण सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इधर लोड लगेगा तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, साथ साथ इधर भी कुछ कुछ अफेक्ट देंगे, ठीक है। पहली चीज तो अब अपन सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट तो समझ में आ गया अपने को। अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता है, लास्ट में इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ताकि इसको आप बाद में अपने कॉपी में नोट कर सकें, ठीक है। अभी पहले पूरा आराम से समझ लेते हैं क्या है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट वो होता है जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है मेंबर पे, ठीक है, और उनके जब जॉइंट्स फिक्स मान लिए। अब ठीक है, अब यही चीज़ तो अपन बात किए थे कि अपन जैसे याला क्वेश्चन याला अपन अभी एक ठोक बीम को पकड़े थे, तो अपन बोले थे यहाँ पर लगाऊंगा मैं लोड, यहाँ लोड लगाने के कारण इसको भी मैं अपन क्या माने थे, फिक्स्ड माने थे। तो इस लोड के कारण इस पे कितना मूवमेंट आता है और इसी लोड के कारण इस पे कितना मूवमेंट आता है, यही चीज़ को निकालने के लिए अपन फिक्स्ड एंड मूवमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो ये क्या बोलता है, दीज आर द मूवमेंट produced at a member ends when the joints are fixed, अपन फिक्स्ड मानेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा एक अपन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, हमेशा बोलते हैं ना घर वाले कि समय के हिसाब से चलो, ठीक है। तो हमेशा अपन समय के हिसाब से चलेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ठीक है। तो समय के हिसाब से चलेंगे और पॉजिटिव आएगी। तो याद रखिएगा हमेशा क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, हमेशा क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, समय के हिसाब से चलेंगे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वही क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज होगा, हमेशा विपरीत जाओगे तो नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव जाएंगे तो सीधी सी बात है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो याद रखना है क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, बस ये साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे, ठीक है। घर वालों को याद करना है, समय के हिसाब से चलना है तो पॉजिटिव होगा, बस इतना याद रखना। पूरे क्वेश्चन बनेंगे आगे भी ये साइन कन्वेंशन हम लोग थ्रू आउट पूरे जब भी जितना ये स्टेप पूरा मेथड करेंगे ना, इसमें इसी को फॉलो करेंगे। चलिए अब अपन आगे चालू करते हैं कि मैं आपको बोला था कुछ एक बेसिक रिजल्ट्स बताऊंगा जो अपने को याद रखने एकदम बाय हार्ट, और ये याद हो जाएगा गारंटी, ठीक है। चले देखते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट में। अब इससे क्या है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको याद करना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्पज से आप सीजी व्यापम उठा लो, सीजी पीएससी एसईएस उठा लो, या कोई भी पीएसयू के पेपर या कोई भी अपने यूपीएससी का पेपर, तो अपने को क्या करना है, इसके सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोलेगा, एक ये बीम बोल देगा दोनों एंड फिक्स्ड है, बीच में सेंटर लोड लगा है, और दोनों एंड फिक्स्ड है और बीच में यूडीएल लगा है, दोनों का फिक्स्ड एंड मोमेंट का रेशियो बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे एकदम, बस हम लोग को ये बाय हार्ट करना है। ये जो 6 ठोक है, ये 6 को अच्छे से याद कर लेंगे अपन, इसके बाहर का कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला फिक्स्ड एंड मोमेंट बोलेगा। अब आपको बोलेगा व्हाट विल बी द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर when both the ends are fixed and carry a center load, ठीक है। सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है P पे, L/2 पे P लोड लग रहा है, तो उसके कारण फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा। तो आप लोग को मैक्सिमम लोगों को याद होगा, बहुत ईजी है, PL/8 माइनस में और PL/8 प्लस पे। अब ये प्लस माइनस का खेल देखते हैं। अब आप बताओ, ये लोड लगा है P, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, चलो देख लेते हैं। अब ये P लोड को अपन ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, ब्लू वाला शायद तक दिख जाए, ठीक है। अब देखते हैं ये P, ये दोनों एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड फिक्स्ड है। ये जो बीच में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, यही क्या लग रहा होगा, लोड लग रहा होगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये लोड है। अब इस पे लोड लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये ऐसा होने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग का दोनों एंड फिक्स्ड है, ये उसको ऐसा करेगा, ये जाएगा, इसको जाने नहीं देना है, दोनों जाने नहीं देंगे, मतलब फिक्स्ड एंड जाने नहीं देंगे। तो ये जो लोड लगेगा वो अपना एंड पे जो सपोर्ट्स हैं, दोनों एंड सपोर्ट्स हैं, इस सपोर्ट्स पे एक मोमेंट जनरेट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट बोल दिए, तो अब देख लेते हैं when both the ends are fixed and carry a concentrated load P,
ठीक है। अब ये लोड लगा, अब इस पे देखते हैं, एक होगा ऐसा और दूसरा एक ऐसा। मतलब कैसे, देखो एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने लिया है नेगेटिव, और हाँ एक जा रहा है बी वाला एंड वो क्लॉकवाइज तो मैंने लिया है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पर आया होगा नेगेटिव, और जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पर आया है पॉजिटिव, और दोनों का फॉर्मूला क्या है, PL/8 PL/8। ठीक है, अब वही चीज है, डायरेक्ट अपन इसको देख लेते हैं। अब वही है, बोथ एंड आर फिक्स्ड, लेकिन ये सिमेट्रिक था L/2 L/2 में, अब लेकिन लोडिंग सिमेट्रिक नहीं है। अब ये P लोड लगा है वो A डिस्टेंस से लगा है, A डिस्टेंस से लगा है A एंड से। ठीक है, तो ये A है और एक B है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P × A। अब देखेंगे इसको याद कैसे करना है, इसको समझते हैं। P के बाद A B डायरेक्ट लिख देंगे, और जिसके बाद रहेगा A के हिसाब से A के पास वाला A रहेगा, और दूसरा जो दूर रहेगा उस पर स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो सीधा AB तो क्या होगा, PAB²/L²। फिर क्यों, एंटी क्लॉक है माइनस लगा, क्लॉक रहेगा पॉजिटिव। ये क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज आपको बहुत बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 पे यही क्वेश्चन आया था, जिससे 4 मतलब एक न्यूमेरिकल बनता है जिससे 4 ऑप्शन एकदम आसपास के थे। ठीक है, उसको भी बताऊंगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक है अपना क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज एंटी के नाम से माइनस है, क्लॉक के नाम से पॉजिटिव। अब सिंपल है, अब जब भी है ना, अब ये मत याद रखिएगा कि इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे सिंपल आपको कोई भी डायग्राम बोला सीधा एक एंड लग रहा है, दोनों को, एक को क्लॉक और एक को एंटी क्लॉक लेके सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब थर्ड वाला क्या बोलता है, व्हेन बोथ द एंड आर फिक्स्ड, उसमें लगा है क्या, UDL। अब UDL लगा, ये वाला क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट A B के लिए, A से B जा रहे हैं तो क्या होगा, -PL²/12। जब B से A जाएंगे तो +P²/12। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम लोग है ना, हम लोग स्टूडेंट लोग, हम लोग हमेशा गलती हम लोग से क्या होती है, हम लोग को पूछता है फिक्स्ड एंड मोमेंट, अपन देख लेते हैं UDL है, WL²/8 हम लोग आज तक याद करते हैं, भैया वो नहीं लगाना है, क्योंकि वो WL²/8 सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे UDL लगता है, और वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताता है सेंटर का। इधर कोई बात अलग ही बोल रहा है, इधर बोल रहा है फिक्स्ड एंड मोमेंट, इसलिए कंफ्यूज मत होना, और वो WL²/8 को यहाँ से भी रिलेट नहीं करना। मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि कहाँ अपन गलती कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ से बचना है। बचेंगे कैसे, जब पॉइंट लोड लगेगा तो WL/8 है, जब अपन वहीं पर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर सेंटर लोड लगता है तो WL/4 बोलते हैं, लेकिन वो याद नहीं रखना है। अभी हम लोग फिक्स्ड एंड मूवमेंट बता रहे हैं, मतलब अपने को जो फिक्स्ड एंड है उस पर कितना मूवमेंट लग रहा है वो निकालने की बात कर रही है, तो इसमें क्या होगा, PL/8, इसका भी PL/8। अब वही बोला फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, UDL लगा तो WL²/8 नहीं लेना है, WL²/12 लेना है, W ले लो, P ले लो, जो भी है। तो अब ये एंटी क्लॉक है तो माइनस है, क्लॉक जाएगा तो पॉजिटिव, खत्म। अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पे अगर ऐसा दे दिया आपको कोई स्ट्रक्चर कि दोनों एंड फिक्स्ड है और उसमें लगा है UVL, ये कौन सा लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL। ऐसे वाले क्वेश्चन जनरली एग्जाम पे नहीं आते, लेकिन इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछ सकता है। अब वो स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे, एक क्वेश्चन मान लो एक बार दिया हुआ है IAS के पेपर में दिया हुआ है कि एक बोल दिया था UVL लगा है, बोला कैलकुलेट करो आप फिक्स्ड एंड मोमेंट AB डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एंड मोमेंट BA। बिल्कुल पूछ सकता है ये चीज़, आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है, AB/BA मतलब क्या, A से B वाला फिक्स्ड एंड मोमेंट डिवाइडेड बाय B से A वाला फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या है, सिंपल बोल रहा है ऐसा, तो अपन को पढ़ेंगे PL²/20 और इधर लिखेंगे PL²/30। अब यही है, एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव है, क्लॉक है तो पॉजिटिव है। अब इसमें क्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव का कोई बात नहीं करेगा, वो सिंपल आपको क्या करेगा, एक रेशियो के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको ध्यान से एक एक चीज़ देखिएगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर डील कराऊंगा, और लास्ट में एक बार सब चीज़ को बता दूंगा कि किससे किससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब वही चीज़ बात कर रहे हैं, इधर लग गया एंटी और ये हो गया क्लॉकवाइज, इसका फॉर्मूला हो गया PL²/20 और PL²/30। अब एक चीज़ समझते हैं, भाई इधर 20 बोल रहा है, इधर 30 बोल रहा है। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 1/20 ज़्यादा बड़ा होगा कि 1/30, तो ऑब्वियस सी बात है 1/20 हमारा वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा और 1/30 की वैल्यू कम आएगी। अब 1/30 की वैल्यू कम आएगी तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है यहाँ पर देखो ना, एक छोटा सा पॉइंट वाला, बस ये ऐसे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ पर एकदम जीरो हो गया जाके, तो यहाँ वाले पॉइंट के लिए इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू कम आएगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोड आ रहा है।
ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना। अब इसका है ना मिरर इमेज कर देगा एग्जामिनर, आपको क्या करेगा, यहाँ पर एक छोटा कर देगा, यहाँ से ऐसे बढ़ा देगा। तो ऐसे वाले केस के लिए यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 20, याद रखिएगा। तो PL²/20 और PL²/30 माइनस लगा है एंटी क्लॉक के लिए, पॉजिटिव लगा है क्लॉक के लिए। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर अपना सिंपल एक बीच में कपल लग जाए या मोमेंट लग जाए तो उस मोमेंट के लिए हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उस मोमेंट के लिए क्या करेंगे, ये देखिए सिमेट्रिक लोडिंग है, मतलब L/2 L/2। अब अगर अपन समझते हैं, अब अपन मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ कि अगर इसके जगह कपल ना लग के एक पॉइंट लोड लगा रहता और सिमेट्रिक रहता तो आप सीधा बोलते PL/8, ठीक है। अब वहीं पर अगर क्या लग गया है, एक मोमेंट लग गया है। अब मोमेंट लगने के कारण क्या हो गया, L/2 L/2, ठीक है। अब इस मोमेंट के कारण L/2 L/2 सिमेट्रिक है, तो सिंपल से फिक्स्ड एंड मोमेंट A से B के लिए क्या होगा M/4 और B से A के लिए क्या होगा M/4। ये एंटी है तो माइनस है, ये क्लॉक है तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, छठवां पार्ट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी SCS 2020 पे आया हुआ क्वेश्चन है इसी से। अब वो क्वेश्चन क्या घुमाया था पहले वो देखते हैं, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं क्या है। अब ये बोला एक फिक्स्ड एंड है, बोथ एंड फिक्स्ड है, एक मूवमेंट लगा है लेकिन मूवमेंट अनसिमेट्रिक है। कैसे, यहाँ पर लगा है A डिस्टेंस पे और यहाँ पर एक B डिस्टेंस है। उधर था L/2 L/2 तो मेरे को पता है M/4 M/4, यहाँ तो लेकिन M/4 वाला होगा नहीं कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहले, अब अपन पहले देखते हैं क्या होगा। अब देखेंगे अपना यहाँ पर लेके चलें, अभी तक क्या है, एक क्लॉक, एक एंटी को और एक क्लॉकवाइज लेके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला होगा M इंटू B, MB ब्रैकेट में 3A - L/L²। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है भैया, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MB इंटू 3A - L/L², माइनस लगा है क्योंकि एंटी क्लॉक है। अब वही चीज़ ये देखते हैं, M इंटू A ब्रैकेट में 3B - L/L², ठीक है। तो ये जब इधर B की तरफ वाली बात करेंगे तो इधर का फिक्स्ड एंड के लिए M के बाद A लग जाएगा, और जब इधर के लिए बात करेंगे तो इधर M के बाद B लग जाएगा, फिर ब्रैकेट में वही 3B - L/L², ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपने बात करते हैं कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या पूछा था। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेम क्वेश्चन आया था, सेम चीज़ बोला था, लेकिन उसने क्या किया था, उसने एक साइन को चेंज कर दिया। अब उसने साइन चेंज कर दिया। अब कैसे, लोगों को ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सबको पता है, सब मार क्या है, माइनस प्लस। बहुत लोग मारे होंगे, बहुत लोग सही भी मारे होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ माइनस प्लस में दिक्कत है। अभी मैं बोला यहाँ पर एंटी है तो मैं माइनस ले लिया, यहाँ क्लॉक है तो प्लस ले लिया। अब क्वेश्चन पे क्या बोला था कि सेम यही क्वेश्चन बना था जो मैं बनाया हूँ नीचे में, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है भाई, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। ये कौन सा दिख रहा है, क्लॉकवाइज है, देखो घड़ी घूम रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉक है। अब ये भी कौन सा है, क्लॉक है। क्लॉक को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, क्लॉक को पॉजिटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर A बनता था। दोनों क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, याद रखेंगे। क्लॉकवाइज बोला है, पॉजिटिव, दोनों का बस वो क्या किया है, वो आपसे स्टैंडर्ड रिजल्ट तो पूछा है, साथ साथ उसने एक डायरेक्शन चेंज कर दिया, सबको क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। क्या होगा, एक ठोक और इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर A बन रहा था कि ये पॉजिटिव ये भी आएगा, पॉजिटिव ये भी आएगा। दूसरा ऑप्शन दिया था सेम ये चीज़, माइनस और प्लस, हम लोग को लगाना कौन सा, ये वाला, दोनों पॉजिटिव वालों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे सेवन पार्ट का एक ठोक और रिजल्ट है, उसके बाद फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं। कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या। चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। उसे चालू करने से पहले फिर अपन थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो फिक्स्ड एंड मोमेंट का पढ़े थे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इधर लिख देता हूँ PL/8। अब ये देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसा था, ठीक है। अगर अपना PL/8 कब था, जब अपना दोनों एंड फिक्स था और बीच पे क्या लगा था, पॉइंट लोड लगा था। फिक्स्ड एंड मोमेंट याद करा रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है। उसको याद कराने से पहले अपन ये देखे हैं कि पॉजिटिव कब होगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो, और नेगेटिव लेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर अभी इधर आप पर PL/8 लिए हैं, PL/8 वाला काय के लिए रहेगा, जब दोनों एंड फिक्स्ड होगा और एक पॉइंट लोड लगेगा। PL²/12 के लिए क्या होगा, जब UDL लगेगा, तो UDL के लिए PL²/12 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को सेम ऐसे ही याद करना है,
ठीक है। एग्जाम के पहले भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐसी टाइप का क्विक रिवीजन करना चाहिए, तो जिससे के लिए क्या होगा, एक बार आप जो पढ़े हो उसको एक बार साइड में कहीं लिख लो ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर अपना अनसिमेट्रिक लोडिंग है, अनसिमेट्रिक लेंथ पे अगर लोड लग रहा है, तो अनसिमेट्रिक लेंथ पे लोड लगने के कारण क्या होगा, P इंटू ए, अब ए डिस्टेंस वाला याद करेंगे, A इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब वहीं से इधर से देखते थे तो क्या होता था, इंटू बी इंटू ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, वही याद रखेंगे ए बी, और इधर से भी फिर ए बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हो गया, जब अपना UVL लगा था, UVL वाले के केस में क्या था, जहाँ पर बड़ा इंटेंसिटी आ रही थी और जहाँ छोटी इंटेंसिटी आ रही थी, तो बड़े इंटेंसिटी के नीचे क्या था, WL स्क्वायर बाई 20, और छोटे इंटेंसिटी में क्या था, WL स्क्वायर अपॉन 30। तो वैसे याद रखना है, बस जो भी हो वाइस वर्सा का पलट देगा, तो जहाँ पर बड़ी इंटेंसिटी लोड आएगी वहाँ पर WL स्क्वायर बाई 20 आएगा, और नहीं तो WL स्क्वायर बाई 30 आएगा। हाँ, और ये M/4 वाला क्या था, M/4 था जब सिमेट्रिक लेंथ पे बीच पे क्या हुआ था, एक मोमेंट लग गया था, तो उसके लिए M/4 था, पॉजिटिव रहेगा तो क्लॉकवाइज, नेगेटिव रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पर अब ये वाला क्वेश्चन में एग्जाम में भी आया था, तो अब एग्जाम में आया था तो क्या था, जब अनसिमेट्रिक तरफ जब रहेगा, दोनों एंड फिक्स्ड है, यहाँ पर लग गया कपल या एक यहाँ पर लग गया एक मोमेंट ए डिस्टेंस पे, तो कैसे हो जाएगा, M इंटू बी ब्रैकेट में 3a माइनस एल डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर, ठीक है, तो L का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे। और वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखेंगे, कहाँ क्लॉक है कहाँ एंटी क्लॉक है, अगर दोनों क्लॉक रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, एग्जाम में क्लॉक पूरा दे दिया था तो पॉजिटिव रहता था आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर ये वाला एक केस देखते हैं, उसी के आगे का एक फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको और याद करना पड़ेगा, वो होगा ये 7th नंबर वाला, इसको 7 नंबर डाल दीजिएगा। क्या होगा, जब दोनों एंड फिक्स्ड है और ट्रायंगुलर लोडिंग लग रही है जिसकी इंटेंसिटी बीच में मैक्सिमम दिखा रही है, ठीक है, ट्रायंगुलर लोडिंग लग रही है और बीच में इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखा रही है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखा रहा है W का, तो इसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, ए बी और बी ए के लिए नेगेटिव, देखिए एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव होएगा, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होएगा। 5/96 WL स्क्वायर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, 5/96 WL स्क्वायर, दोनों के लिए वही रहेगा 5/96 WL स्क्वायर, 5/96 WL स्क्वायर, बस ध्यान रखेंगे ये कि एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर वही बात है फिर डायरेक्शन के हिसाब से जैसे भी रहेगा उसके हिसाब से आप अरेंज करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आता है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड फिक्स्ड था, लेकिन वो किसी कारणवश है ना ऐसे भसक गया, सीधा सी बात, दोनों एंड फिक्स्ड है, यहाँ पर कुछ एक या तो कुछ स्लिप हो गया होगा या टूट गया होगा, तो यहाँ से वो भसक के ऐसा हो गया। तो ऐसे वाले केस के लिए क्या हुआ, ऐसा था ऐसा हो गया, मतलब ये डेल्टा से वो सिंक कर गया मतलब नीचे भसक गया, सीधी सी बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी मैं ऐसे सब वर्ड यूज़ करता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए ईजीली, ठीक है, देसी भाषा में बात करते हैं अपन, ठीक है। वन एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड फिक्स्ड होगा, तो एक एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड फिक्स्ड है, मतलब सॉरी ये भी फिक्स्ड है ये भी फिक्स्ड है। अब मैं बोल रहा हूँ बी वाला सपोर्ट सिंक कर गया, सिंक कितने से कर दिया, डेल्टा से कर गया, या सीधी बात बोलूँ भसक गया, तो क्या होगा। अब वहीं के लिए याद रखेंगे, अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये यहाँ पर फिक्स्ड था, ये फिक्स्ड सिंक करके डेल्टा से यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बताओ इसके लिए याला फिक्स्ड सपोर्ट जो ए होगा ये इसको टूटने देगा क्या, नहीं देगा, ये इसको हिम्मत देगा और ये उल्टे डायरेक्शन में फिर उसको बोलेगा कि नहीं भाई तेरे को वापस जाना है ऊपर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो डायरेक्शन पे अगर ऐसा जाता, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, ये एक था, ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है, ये सिंक करके ऐसा, लेकिन ये जो मेरा थंब है ये देखेंगे थंब नीचे से सपोर्ट कर रहा है कि भाई तेरे को ऊपर उठना है, ठीक है, तो थंब सपोर्ट करेगा ऊपर उठाने के लिए, तो वही थंब मान लीजिए यहाँ पर होगा, ये सपोर्ट करेगा नहीं ऊपर जाना है, तो इसलिए ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सपोर्ट वापस जाने की कोशिश करेगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों के लिए जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा दोनों सेम डायरेक्शन पे वर्क करेंगे, तो सेम डायरेक्शन में वर्क करने के नाम से जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो होगा -6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है, ये वाला सपोर्ट सिंक कर गया डेल्टा से, तो सीधी सी बात है ये ए बोलेगा भाई तेरे को वापस जाना है, ये इसको भसकने नहीं देगा, तो एक सपोर्ट देगा, तो सपोर्ट जो डायरेक्शन में लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में लगेगा, इसलिए माइनस आया, तो इसलिए 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर होगा,
ठीक है, तो दोनों का फिक्स्ड एंड ये होगा। ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि भाई अब ए एंड भसक गया, बी वहीं रह गया। अब बी क्या करेगा, नहीं तेरे को जाना नहीं है, बी रोकेगा ए को कि वापस जा भाई, तो बी वापस फिर सपोर्ट करेगा, तो यहीं पर मेरा मान लो फिर से ये वाला सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब उसके लिए देख लेते हैं क्या होगा। अब यहीं के लिए देख लेंगे तो ये वाला डायरेक्शन, अब बताओ ये इसको वापस जाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब क्या, पॉजिटिव, तो ये फिर क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया। दोनों का फिक्स्ड एंड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर केस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कब आएगा, 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ये कैसे आया, ये बी वाले अब सिंक नहीं किया, ए वाला सिंक कर गया, तो ए वाला सिंक कर गया तो बी वाला सपोर्ट करेगा कि भाई तेरे को नहीं जाने दूंगा, तेरे को नहीं फंसकने दूंगा, फिर से सपोर्ट देगा, अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएगा। इसलिए क्या होगा, माइनस ऑफ ए बी इक्वल्स टू, सॉरी, फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ बी ए, वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंक का सपोर्ट याद रखेंगे। जब मान लो इसके क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, इसको सॉल्व, इसके लिए अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हाँ इससे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। बोल देगा व्हेन फार एंड इज सिंक्ड, फार एंड सिंक हो गया, तो फार एंड फिक्स्ड है और वो सिंक हो गया, फार एंड फिक्स्ड है और सिंक हो गया, तो उसके हिसाब से बोलेगा कि वो कहाँ पर लग रहा है, तो 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। आपको जब क्वेश्चन पे अगर डायग्राम मेंशन रहेगा तो उसके हिसाब से फिर आप बना पाओगे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव तभी बना पाओगे जब आपको डायग्राम मेंशन है। डायग्राम मेंशन नहीं है, सीधा बोल दिया बोथ एंड आर फिक्स्ड एंड वन एंड इज सिंक्ड, बोथ एंड आर फिक्स्ड एंड वन एंड इज सिंक, तो सिंपल आपका आंसर होगा 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि आपको मेंशन ही नहीं है कि क्या सिंक हुआ है। ठीक है, अगर मेंशन रहेगा तब अपने हिसाब से डायग्राम में मेंशन रहा तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव आएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक सब चीज़ समझ में आ गया, रिवाइज भी हो गया, याद भी हो गया होगा। अब देख लेते हैं आगे का चीज़। अब ये वाला केस देखते हैं कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज हिंज्ड, तो ए पार्ट फिक्स्ड है और बी पार्ट हिंज्ड है। अब ए पार्ट फिक्स्ड है और बी पार्ट हिंज्ड है। अब बोल रहा है हिंज्ड वाला पार्ट फिर से भसक गया या सिंक कर गया डेल्टा से। अब सिंक कर गया डेल्टा से, अब देखते हैं क्या होगा। भाई ये सिंक कर जाएगा डेल्टा से, तो ये याद रखेंगे अपना बी पॉइंट क्या है, हिंज। हिंज में कभी मूवमेंट जनरेट होता है, नहीं होता, तो यहाँ के जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट सीधा सीधा बी ए क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ए एंड क्या था, फिक्स था। अब फिक्स था तो फिर ये नीचे यहाँ गिर गया, अब ये इसको गिरने नहीं देगा, फिर ये क्या करेगा, तेरे को बचाना है, बचाएगा ए, उसको डायरेक्शन में उसको उल्टा वापस भेजने की कोशिश करेगा। बी यहाँ से बी डैश हो गया था, बी डैश ना होके वो उसको फिर से बी में लेके जाने के लिए कोशिश करेगा। उसके लिए फिर ये क्या करेगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से मूवमेंट लगेगा। वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ये होगा माइनस ऑफ 3a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, माइनस ऑफ 3a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ये उल्टा डायरेक्शन में वर्क करेगा तो उसको वापस उसी पोजीशन पे लाने के लिए तो माइनस 3a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ वाला एंड क्या होगा, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये हिंज्ड है और हिंज्ड में कोई मूवमेंट नहीं लगता है। वही केस करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस इसी में क्या हो जाएगा, व्हेन ए अगर पॉइंट हिंज्ड हो गया और बी वाला फिक्स्ड है। अब ए हिंज्ड है, बी वाला फिक्स्ड है। अब सेम क्राइटेरिया देख लेते हैं, हिंज्ड है तो यहाँ पर तो कोई किसी प्रकार का अपना फिक्स्ड एंड मूवमेंट आएगा ही नहीं, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी के लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी ए के लिए होगा। क्यों भाई, ए अपने डिस्टेंस से डेल्टा डिस्टेंस से नीचे सिंक कर गया। अब इसको वापस उठाने के लिए फिर बी बोलेगा तेरे को नहीं गिरने देना है, फिर ये वापस बचाएगा और ये कौन से डायरेक्शन में वर्क करेगा, पॉजिटिव। तो 3a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ये पॉजिटिव आया होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो 3a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है, क्वेश्चन पे आपको ये बोला है वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, ऐसा बोल दिया, तो आप चुपचाप उसका डायग्राम, उसका जब अपना फॉर्मूला ले लेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट, उसका क्या आएगा, 3a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। अगर दोनों एंड फिक्स्ड है तो 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है। लेकिन अगर आपको बोलता है कि डायग्राम मेंशन कर दिया है, कहाँ पर क्या लग रहा है, कौन सा सिंक कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आप तय कर पाओगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया सब चीज़। अपने को 2 चीज़ याद रखना है। अगर मान लो एक क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन जैसे बोल देता हूँ मैं, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मूवमेंट इफ वन बीम, 2 बीम है, एक बीम आपका दोनों एंड फिक्स्ड है और एक बीम है एक एंड फिक्स्ड और एक एंड हिंज्ड है। अब अपन क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट बोला है तो एक का पता है भाई, एक दोनों एंड फिक्स्ड है तो 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और एक बीम पर बोल रहा है कि एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड हिंज्ड है तो 3a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। दोनों का रेशियो बोला है, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा 2।
तो सिंपल से वैसे ही सॉल्व करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, हर पेपर में आते हैं और एकदम इजी क्वेश्चन रहते हैं जो फोकट का नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका स्टैंडर्ड सब चीज़ याद हो गया होगा। चलिए अब अपन एक ध्यान से एक चीज़ समझते हैं, क्या होता है कैरी ओवर मोमेंट। ठीक है, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कैरी ओवर मोमेंट, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, कैरी ओवर मोमेंट को कैसे समझा रहा है। देखिए एक मान लो मैंने बीम ले लिया है, एक एंड रोल्ड है, मतलब रोलर सपोर्ट है ए पे और बी पे फिक्स्ड है। ठीक है, ए पे रोलर है और बी पे फिक्स्ड है। अब एक चीज़ देखते हैं, कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट होता क्या है, जब अपन मान लीजिए ए डायरेक्शन पे ए पे एक मोमेंट अप्लाई कर दिए, नॉर्मली एक मोमेंट अपन अप्लाई किए हैं, तो इस मोमेंट अप्लाई के कारण जो हरकतें होंगी फिक्स्ड एंड पे, जो कि बोल सकते हो आप फार एंड पे, तो फार एंड पे जो हरकतें होंगी उस हरकतों में जो मोमेंट जनरेट होगा उसी को बोलेंगे कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट मतलब इसने कैरी किया कौन सा मोमेंट, जो मोमेंट यहाँ पर जनरेट हुआ था, यहाँ पर ही रोलर वाले सपोर्ट पे एक मोमेंट आपने अप्लाई किया था, इस अप्लाई किए वाले मोमेंट के कारण एक मोमेंट जनरेट होगा जिसको बोलेंगे हम लोग कैरी ओवर मोमेंट, जिसको m1 से डिनोट किया। फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन अ मोमेंट इज अप्लाइड एट एंड ए जो कि हिंज्ड है, तो उसके कारण जो मोमेंट जनरेट होगा उसको बोलेंगे कैरी ओवर मोमेंट फिक्स्ड एंड पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है। कैरी ओवर मोमेंट समझ में आएगा तभी कैरी ओवर फैक्टर समझ में आएगा, क्योंकि कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर जो मूवमेंट करते हैं, जो कैरी ओवर मूवमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मूवमेंट, मतलब क्या m1 डिवाइडेड बाय m। याद रखेंगे कैरी ओवर फैक्टर हमेशा तभी निकलेगा जब कैरी ओवर मूवमेंट पता रहेगा। और कैरी ओवर मूवमेंट क्या होगा कि कहाँ पर क्या कैरी कर रहा है। अब मान लीजिए ये तो फिक्स्ड था तो आपने m1 आपका लग गया, अगर मान लो ये भी हिंज होता तो क्या हो जाता, अगर ये भी हिंज हो जाता तो जाहिर सी बात है हिंज में किसी प्रकार का मूवमेंट जनरेट ही नहीं होगा, तो यही मेरा जो कैरी ओवर मूवमेंट ही जीरो हो जाता। जब कैरी ओवर मूवमेंट जीरो हो जाएगा तो अप्लाइड मूवमेंट आप कितना भी कर लो सब जीरो ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा हूं, अगर एक एंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड के कारण यहाँ पर एक एंड फिक्स्ड है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर अपना अप्लाइड मूवमेंट आएगा। वो अप्लाइड मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि एक एंड फिक्स्ड है, मूवमेंट जहाँ फिक्स्ड है वहाँ अप्लाइड आएगा, मतलब जहाँ फिक्स्ड है वहाँ पर एक मूवमेंट आएगा, इसी मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे कैरी ओवर मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये वाला चीज समझ में आया। एक हिंज था, हिंज में मैंने एक मूवमेंट अप्लाई किया, इस मूवमेंट के कारण, इसके कारण एक क्या हुआ, जो बी एंड जो कि फिक्स्ड था उसने एक मोमेंट जनरेट किया जिसको बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। क्योंकि भाई देखो ये दोनों ए बी एक बीम है, ये दोनों साथ पे वर्क करेंगे, अलग अलग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट। तो कैरी ओवर मोमेंट वाले केस में क्या था m1, अप्लाइड मोमेंट क्या है m, तो खत्म हो जाता है कैरी ओवर फैक्टर इक्वल्स टू कैरी ओवर फैक्टर डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट। तो लिख भी दिया हूँ कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट, ये आपका कैरी ओवर फैक्टर होता है। ठीक है, अब इसके केस देखते हैं, केस क्या क्या है। अपन पढ़े हैं जब फार एंड इज फिक्स्ड होगा, अब फार एंड फिक्स्ड होगा तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पर कैरी ओवर मोमेंट जनरेट हो रहा है, आपने पहला दोनों एंड फिक्स्ड बोल दिया। एक केस ले रहा हूँ कि व्हेन बोथ द एंड आर फिक्स्ड, अब बोथ द एंड फिक्स्ड है, अपने को कैरी ओवर फैक्टर निकालना है। तो कैरी ओवर फैक्टर कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि अपन एक जगह अप्लाई करें मोमेंट, तो m क्या हो गया, अप्लाइड मोमेंट, तो अप्लाइड मोमेंट m हो गया। इस मोमेंट अप्लाइड हुआ याले पॉइंट पे, इसके कारण जो यहाँ पर मोमेंट जनरेट हो रहा है उसी को बोलेंगे कैरी ओवर मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो m1 है, ये कैरी ओवर मोमेंट है और ये m है, तो जाहिर सी बात है कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा, m1 डिवाइडेड बाय m, सीधी सी बात है। और ये चीज़ नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है देख लीजिएगा कि ये दोनों एंड फिक्स्ड है, ठीक है, एक में मोमेंट लगा m, तो यहाँ पर कितना होगा, तो m/2 बोल देते हैं, डायरेक्ट हम लोग m/2 बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आते आते तक वो हाफ मोमेंट ले लेता है। ठीक है, तो आधा मोमेंट क्या लेता है, ये ले लेता है। ठीक है, क्योंकि ये आधा है, ये आधा है, दोनों आधा आधा लेके एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो वही याद रखना है, m1 डिवाइडेड बाय m, तो 1/2 याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अप्लाइड m होगा तो कैरी ओवर मोमेंट m1 होगा, m1 बाय m होगा, वो हाफ होता है।
ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं केस, मैं बोला था एक एंड फिक्स्ड है, मतलब दोनों एंड हिंज्ड है, एक रोलर है और एक हिंज है, सिंपली सपोर्टेड बोल सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने रोलर तरफ एक मोमेंट अप्लाई किया, याद रखेंगे ये मेरा अप्लाइड मोमेंट है, अप्लाइड मोमेंट है तो जाहिर सी बात है इसमें मैंने एक मोमेंट लगाया तो यहाँ तक बात पहुँचेगी, यहाँ तक जब जाएगी तब पता चलेगा ये हिंज्ड है तो ये तो मोमेंट लेगा ही नहीं, तो यहाँ पर सीधा कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ हिंज रहेगा वहाँ कैरी ओवर फैक्टर 0 होगा। या तो बोल सकते हैं फार एंड अगर हिंज्ड हो या फार एंड अगर फ्री हो तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। ये भी हो सकता है अगर एक एंड रोलर रहे या हिंज रहे, एक एंड हिंज रहे और यहाँ पर मैं लगाऊँ मोमेंट और ये वाला एंड फ्री हो, इसका भी कैरी ओवर फैक्टर 0 ही होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जब फार एंड अगर हिंज्ड है या फार एंड अगर फ्री है तो कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे का पार्ट क्या होगा। इसके आगे का रिजल्ट देखते हैं कैरी ओवर फैक्टर का क्या होता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, अपना कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट होता है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं, अगर एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड अगर रोलर सपोर्ट है तो अब इस पे अपन रोलर तरफ एक क्या किए हैं, एम का मोमेंट अप्लाइड किए हैं, तो ये मोमेंट क्या हो जाएगा, अप्लाइड मोमेंट होगा। ठीक है, और बीच पे क्या लगा है, इंटरनल हिंज लगा है। ध्यान रखेंगे बीच पे इंटरनल हिंज लगा है, जहाँ इंटरनल हिंज में मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये एंड फिक्स्ड एंड से यहाँ तक के लिए इंटरनल हिंज के लिए ए ले लिए हैं और इंटरनल हिंज से फिर रोलर सपोर्ट के लिए उसका लेंथ ले लिए हैं बी। अब इसमें एक शर्त है कि ई आई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तब इस कैरी ओवर फैक्टर को अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे क्या है। इधर रोलर तरफ अपन क्या किए, एक मोमेंट m है तो ये अप्लाइड मोमेंट हो गया। ठीक है, और फिक्स्ड तरफ क्या हो जाएगा, फिक्स तरफ अपन एक m1 क्या होगा, कैरी ओवर मोमेंट आएगा, वो इसके तरफ यहाँ से इधर जो ट्रांसफर हुए वाला। ठीक है, इसके कारण जो होता था ये अपन अभी पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक याद रखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिक्स्ड एंड से ही जो लेंथ होगा वो a लेते हैं, फिक्स्ड तरफ वाला ही रहेगा वो a लेंगे और रोलर वाला तरफ रहेगा तो b लेंगे। कभी भी अगर एग्जामिनर्स को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज इन द सेंस अगर इधर फिक्स करके इधर रोलर दे दिया तो आप हमेशा यहाँ से a नहीं लेंगे, a हमेशा फिक्स्ड तरफ से ही a लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिक्स्ड तरफ से ही a लेंगे। तो a यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a हमेशा अपन कहाँ से लेंगे, फिक्स्ड एंड से ही लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी जब सॉल्व करेंगे तब। अब अगर मान लो a का वैल्यू b का वैल्यू अगर मैं a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू l/2 रख लेता हूँ तो कैरी ओवर फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर a और b का वैल्यू मान लो आपका a का वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू दे दिया 2 और b का वैल्यू दे दिया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/3। ये 2/3 क्या हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर। तो कैरी ओवर फैक्टर समझ में आ गया, तो a/b रखना है और जो a हमेशा फिक्स्ड से लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या टर्म है, नया टर्म आया है स्टिफनेस। अब ये स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस वो चीज़ होता है जो हमें हमेशा हमारे बीम को रजिस्ट करता है डिफॉर्म करने से, या तो क्या रजिस्ट करता है, डिफ्लेक्शन से। तो बीम को डिफॉर्म करने से रजिस्ट करेगा और डिफ्लेक्शन से रजिस्ट करेगा, उसी को टर्म को बोलते हैं अपन स्टिफनेस। अब स्टिफनेस क्या होता है, व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड। अगर मान लेते हैं अपन, ये वाला डायग्राम को समझाता हूँ, एक एंड अगर बी वाला एंड फिक्स्ड है और ए एंड अगर रोलर ए एंड अगर अपना हिंज्ड है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, अगर याला एंड फिक्स्ड है, याला एंड अगर हिंज्ड है तो हमेशा अपन क्या करेंगे, हिंज तरफ एक मोमेंट अप्लाई किए। हिंज्ड में मोमेंट अप्लाई करने के कारण एक थीटा ए आ रहा है। थीटा ए क्या है, रोटेशन है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक स्लोप जनरेट होगा इस मोमेंट अप्लाई करने के कारण। तो हमेशा स्टिफनेस क्या करेगा, स्टिफनेस मतलब ये बीम उसको रजिस्ट करेगा, डिफॉर्म नहीं होने देगा। ये बीम रजिस्ट करेगा कि भाई ये मुड़े ना। ठीक है, तो अब उसी को रेजिस्टेंस जो रहेगा उसी को अपन को निकालना है। अब बोल दिया कि अगर फार एंड अगर फिक्स्ड है, अगर अपने को पता है दूर वाला एंड ये वाला बी वाला पॉइंट अगर फिक्स्ड है, तो उसके लिए स्टिफनेस का वैल्यू क्या आएगा, सबको याद है 4EI/L। ठीक है, लेकिन ये नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा स्टिफनेस क्या होता है। तो स्टिफनेस सिंपल सी बात है, याद रखेंगे, टू रेजिस्ट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए वो टर्म बोलते हैं स्टिफनेस। अब वही स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग को हर बीम के लिए देखना है।
ठीक है। अब यही चीज़ हो गया, फार एंड अगर फिक्स्ड है, ये वाला फार एंड है, ये नियर एंड है। फार एंड अगर फिक्स्ड होगा तो चुपचाप अपने को स्टिफनेस का वैल्यू पता है 4EI/L, ठीक है, 4EI/L। देखिए I का वैल्यू हमेशा वेरी भी कर सकता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन 2I रहेगा तो अपन यहाँ पर 4E × 2I करेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे जैसा भी रहेगा। और L ये रहता है लेंथ, ये बीम का लेंथ क्या कहलाया रहेगा, L रहेगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर फार एंड अगर हिंज्ड बोल दिया, अब फिर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ये फार एंड हिंज्ड है। अब इसको छोड़िए, अपन देख लेते हैं, अगर A पॉइंट पे ये हिंज्ड है, यहाँ पर लगाया मैंने एक मोमेंट। अब वहाँ पर एक मूवमेंट लगाने के कारण फिर से क्या होगा, एक रोटेशन जनरेट हो रहा है, या तो बोल सकते हैं यहाँ पर फिर एक चीज़ क्या जनरेट होगा, स्लोप जनरेट होगा। तो इस स्लोप के कारण, इसके कारण इस पे क्या अफेक्ट करेगा, तो यही चीज़ को अगर फार एंड हिंज्ड होगा तो क्या स्टिफनेस हो जाएगी, तो वहीं पर फार एंड अगर हिंज्ड होगा तो 3EI/L होगा। क्या हो जाएगा, 3EI/L। ध्यान रखेंगे, हिंज रहेगा तो 3 होगा और फिक्स्ड रहेगा तो 4 होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को स्टिफनेस वर्ड समझ में आया और स्टिफनेस के दो केस समझ में आ गया। अगर दूरी वाला कोई सपोर्ट अगर फिक्स्ड होगा तो 4EI/L होगा, और दूर में अगर कोई सपोर्ट हिंज्ड होगा तो 3EI/L होगा। यही दोनों को पढ़ना है और आगे नहीं देखना है। चलिए आगे देख लेते हैं रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है। रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है, इसके साथ मान लो एक और मेंबर है, एक मेंबर के साथ इसका क्या रिलेट करते हुए इसकी स्टिफनेस को कंपैरिजन करना है। उदाहरण के तौर पे मैं समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक बीम है, यहाँ पर एक हो गया हिंज्ड, यहाँ पर हो गया एक रोलर और यहाँ पर हो गया एक फिक्स्ड। अब अगर ये वाले बीम को अपन पकड़ के चलते हैं, अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इस पे लगा है जो भी लोड वोड, फॉर एग्जांपल ये लोड लग गया, इससे अपने को लेना देना नहीं है अभी। अपन सिंपल देखते हैं, स्टिफनेस लोड पे तो डिपेंड अभी नहीं कर रहा है, मेन किस पे डिपेंड कर रहा है उस पर देखते हैं। मेन सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है स्टिफनेस, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हिंज्ड है, फिर ये क्या है, रोलर है और ये फिक्स्ड है। अब अगर इसको मेंबर को देख लूँ तो ये एक मेंबर नंबर 1 हो गया, ये मेंबर नंबर 2 हो गया। अब इसका रिलेटिव स्टिफनेस निकालेंगे आप, इसका रिलेटिव स्टिफनेस निकालेंगे, दोनों का अपन को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है। यहाँ लेकर एक स्टिफनेस निकलेगा, यहाँ लेकर एक स्टिफनेस निकलेगा, ये दोनों का स्टिफनेस के साथ कंपैरिजन होगा। जब भी कंपैरिजन वर्ड लगेगा तो रिलेटिव वर्ड का यूज करेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। तो वो चीज बोला भी है, स्टिफनेस ऑफ ईच मेंबर, एक मेंबर इसका एक मेंबर इसका, रिलेटिव टू अदर, दोनों के साथ में इनका कंपैरिजन करेंगे, उसी को बोलते हैं रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहीं पर देखें, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर बाय 4E। हमेशा 4E से कोई भी रिलेटिव स्टिफनेस को डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, हर मेंबर का अपने को स्टिफनेस निकालना है, उसको 4E से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका रिलेटिव स्टिफनेस आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग को हर मेंबर का रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है, और हर मेंबर का रिलेटिव स्टिफनेस निकालना है जो हम लोग को मदद करेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए। तो रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए पहले हर एक मेंबर का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, स्टिफनेस। अब यहीं पर देखते हैं, अगर ये वाले मेंबर को पकड़ लूँ तो ये वाला मैं अगर नियरर एंड है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा मेरा फार एंड क्या है, हिंज्ड है, तो इसके लिए हो जाएगा 3EI/L, ठीक है, 3EI/L होगा क्योंकि ये वाला मेरा हिंज्ड है, ठीक है। अब वहीं पर याला एंड फिक्स्ड है तो क्या बोलेंगे, 4EI/L, हम लोग को पता है। अब रिलेटिव बोल दिया तो सीधा 4E से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4E से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ को समझना है कि अगर फार एंड फिक्स्ड है, फार एंड हिंज्ड है तो क्या होगा, ठीक है। तो फार एंड फिक्स्ड है, फार एंड हिंज्ड है, तो हम लोग को समझ में आ गया कि जब भी ऐसा फिक्स्ड वाले के लिए रहेगा तो 4EI/L होगा, जिसको 4E से हम लोग को डिवाइड करना है, और 4E से आप डिवाइड करोगे तो आपका रिलेटिव स्टिफनेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करें तो क्या हो रहा है, I/L। वहीं पर अगर फार एंड अगर हिंज्ड है तो इसको भी 4E से डिवाइड कर दिए, 4E से डिवाइड करें तो क्या आया, 3I/4L, 3I/4L, ये क्या रहेगा अपन हिंज के लिए। ध्यान रखेंगे ये दोनों को, अब भी जैसे मैं न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा तो इसको डायरेक्ट ये वैल्यू को आपको याद भी रखना है। और याद क्या रखना है, अपने को पता है रिलेटिव स्टिफनेस I/L होगा फॉर फिक्स्ड एंड के लिए, और 3I/4L होगा फॉर हिंज्ड एंड के लिए, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया, हम लोग को स्टिफनेस समझ में आ गया, रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर समझ में आ गया, अब फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया। अब एक लास्ट चीज को समझना है, इसके बाद अपन बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मैं आपको पूरे स्टेप्स लिखा दूंगा, ठीक है। एक और चीज बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब क्या हो रहा है, हम लोग इस मेथड का नाम पूरा क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब जो बीम के जो सपोर्ट पे जो मोमेंट लगेगा, वो मोमेंट आ रहा होगा, किसके कारण आ रहा होगा, लोड लगने के कारण मोमेंट आ रहा होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब मान लीजिए एक बीम है, ये एंड फिक्स्ड है, ये एंड फिक्स्ड है, और बीच में क्या लग गया, एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड याद रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इस रोलर सपोर्ट पे जो भी मोमेंट लगेगा, इधर लोड लगने के कारण उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली हर एक एक सपोर्ट्स पे, ठीक है। तो हर एक सपोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब उसी को वर्ड को यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड मतलब समझ में आया, सिंपल अपने को मूवमेंट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब वही को आगे समझते हैं क्या है। तो व्हेन अ मूवमेंट इज अप्लाइड टू अ रिजिड जॉइंट, ठीक है, अगर किसी रिजिड जॉइंट पे मूवमेंट अप्लाई करेगा, वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मीटिंग, where the number of members are meeting, the applied moment is shared by the member meeting at that joint। अब मान लीजिए ये मेरा टोटल चार सेक्शन में कटा है ये बीम, ठीक है। एक बीम ये हो गया, एक बीम ये हो गया, एक बीम ये हो गया, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट 4 है और 3 ठोक बीम दिख रहा है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं सेगमेंट, ये सेगमेंट नंबर 1 हो गया, सेगमेंट नंबर 2 और सेगमेंट नंबर 3, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, अब अगर मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा, यहाँ पॉइंट लोड लगा, यहाँ पॉइंट लोड लगा है, अब मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट लोड के कारण इधर जो याला एक सपोर्ट है, यहाँ पर मोमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर के लोड के कारण यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये फिक्स्ड एंड पे जो इधर पे एक मोमेंट आएगा, उसी को हम लोग को निकालना है। अब पढ़ते हैं, व्हेन अ मोमेंट इज अप्लाइड एट अ रिजिड जॉइंट, ठीक है। अब मान लो ये जो रिजिड जॉइंट है ना, यहाँ पर एक मोमेंट लगा, ठीक है, एक मोमेंट अप्लाई किया, वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मीटिंग, यहाँ पर तो कोई मेंबर नहीं है, ठीक है, इस तरफ तो कोई मेंबर नहीं है। अब इधर की बात करते हैं, हमेशा याद रखेंगे जो भी इनर की तरफ वाला रहेंगे सपोर्ट्स, उसी पे हम लोग का हमेशा फिक्स्ड एंड आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे जब इनर पे सपोर्ट रहेगा, इनर पे जो सपोर्ट्स होंगे उसी पे हमेशा हम लोग को क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना रहता है, ठीक है। फिक्स्ड एंड पे हमेशा हमारा क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं आता, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिड वाले सपोर्ट्स पे आते हैं, ठीक है। तो वहीं पर अगर अपने को इधर लोड लगा है, इस लोड के कारण यहाँ पर क्या क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी एक सपोर्ट को एक ही मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से मेरा अब क्या हो गया, 3 सपोर्ट्स हो गए और 2 सेगमेंट हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक सपोर्ट पे यहाँ पर एक लोड लगाया, यहाँ एक लोड लगाया, 2 जगह एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, और ये वाला बीच वाला सपोर्ट है। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब इस पे यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर जो भी मूवमेंट जनरेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर के लिए भी और इधर के लिए भी, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, व्हेन अ मूवमेंट इज अप्लाइड एट अ रिजिड जॉइंट वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मीटिंग, तो यहाँ पर कितने मेंबर मीट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की का एक मेंबर नंबर 1 मीट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक के दूसरा मेंबर नंबर 2 मीट हो रहा है। तो मीटिंग पॉइंट ये दोनों का बीच वाला सपोर्ट हो गया। अब यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा, ठीक है। और आर मीटिंग एंड द अप्लाइड मूवमेंट इज शेयर्ड बाय द मेंबर मीटिंग एट दैट जॉइंट, मतलब क्या होगा, अब इसी पे जो मान लो जितना भी लोड लगा, लोड के कारण मोमेंट जनरेट हुआ, वो मोमेंट पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए और यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। जो वो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ में आया। यहाँ पर जो मोमेंट लगेगा, मोमेंट कहाँ से आएगा, लोड के कारण जो मोमेंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, जो इतने के लिए होगा, ये मेंबर के लिए यहाँ पर मोमेंट कितना आ रहा है और इतने मेंबर के लिए यहाँ पर मोमेंट कितना आ रहा है, और वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक फैक्टर जनरेट होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो कि यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट अप्लाइड
द रेशियो ऑफ द मोमेंट शेयर्ड बाय अ मेंबर, एक मेंबर से कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है टू द अप्लाइड मोमेंट एट दैट जॉइंट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मतलब एक मेंबर का बटे करना है टोटल ओवर और अप्लाइड मोमेंट का। अब कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू एक मेंबर का जितना मोमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड मोमेंट आएगा, एक मेंबर का डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड मोमेंट। अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको पूरा डायग्राम बना के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालना है वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। तो वही चीज़ होगा, ये आपके एक मेंबर में कितना मोमेंट आ रहा है डिवाइडेड बाय करेंगे अपन टोटल ओवरऑल अप्लाइड मोमेंट। मान लीजिए एक में आपका आ रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, और यहाँ पर आपने अप्लाई किया है 100 का, तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा 1/10। ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अब ये चीज़ वर्ड आपको पता होगा, स्टिफनेस इज इक्वल्स टू मोमेंट अपॉन थीटा होता है, ठीक है। और स्टिफनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है? स्टिफनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? मोमेंट होगा, ठीक है। स्टिफनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंट होगा तो जाहिर सी बात है डीएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? k0/k, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो dF इज इक्वल्स टू k0/k भी लिख सकते हो और m0/m भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे का देखते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आगे क्या बताते हैं। अभी अपन एग्जांपल के थ्रू लेके करते हैं जिससे अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा था आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मोमेंट अपॉन समेशन ऑफ द जो अप्लाइड मोमेंट रहेगा वो, तो अभी देख लेते हैं क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू, ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है। स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर, ए मेंबर मतलब एक मेंबर याद रखेंगे, स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर एट दैट जॉइंट। अब ये याद रखते हैं स्टिफनेस वाला, वही अपने को याद होगा 4EI/L और 3EI/L। फार एंड फिक्स्ड होगा तो 4EI/L और फार एंड हिंज्ड होगा तो 3EI/L। बस अब वही ले लेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखे देखो K1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ K। समेशन ऑफ K मतलब पूरे जितने भी उस जॉइंट पे लग रहे होंगे उसी का समेशन कर देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, वहां से उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। अब K पता चल जाएगा तो अपने को मोमेंट भी पता चल जाएगा। उसको आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे। और करके लिखा हूं मैं, और मतलब आप या तो इससे कर सकते हैं या तो रिलेटिव स्टिफनेस से भी निकाल सकते हैं। अब रिलेटिव स्टिफनेस का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर, एक मेंबर का डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर एट दैट जॉइंट। ऑल मेंबर को लेके करेंगे तो वही RS1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ RS। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन एक थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं कि इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए AE में JE में बहुत बार पूछता है, एकदम बड़े बड़े ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी दे देंगे लेकिन बहुत ईजी रहता है, बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लगता है, समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बाकी बहुत ईजी है, ठीक है। हम लोग को ये चीज़ तो याद होगा, आपको याद करा सकता हूँ कि जब फार एंड फिक्स्ड होगा तो अपन क्या बोले थे 4EI/L स्टिफनेस के लिए, ठीक है। और हिंज रहेगा बोले थे तो 3EI/L रहेगा, ठीक है। और जब अपना रिलेटिव स्टिफनेस की बात कर रहे थे तो मैम बोला था हम लोग जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो रिलेटिव स्टिफनेस लेके सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या रहेगा I/L फिक्स्ड एंड के लिए, और हिंज एंड रहेगा तो 3I/4L, याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज, आप चाहे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एग्जाम में स्टिफनेस को लेके करो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप एग्जाम में रिलेटिव स्टिफनेस को लेके करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। अब अपना एग्जाम्पल ले लिया मैं कि ये एक ऐसा प्लस साइन करके एक बीम है, ठीक है। यहाँ A एंड है, B है, C है और D है। A वाला फिक्स्ड है, B वाला हिंज्ड है, C वाला फ्री है और D वाला भी फिक्स्ड है। अब इसके लिए हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। मैं बोला था अपने को याद रखना है ये क्या है? M अप्लाइड मोमेंट है। ये क्या है? M अप्लाइड मोमेंट है, ठीक है। ये M अप्लाइड मोमेंट है। अब यही M डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे A पे होगा, B पे होगा, C पे होगा और D पे होगा। ध्यान से सुनेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, B पे लगने वाला मोमेंट ही ये O पॉइंट वाला बीच वाला ये जो मोमेंट है ये अप्लाइड मोमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा A में, B में, C में और D पे। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या चीज होगा उसको देखते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं DFOA के लिए। ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो A पॉइंट मेरे को पता क्या है? फिक्स्ड है। अब फार एंड इज फिक्स्ड, तो अपने को पता है स्टिफनेस क्या होता है 4EI/L और RS क्या हो जाता है I/L। ये दोनों को लिख दिए हैं अपन।
अब देख लेते हैं क्या, दोनों को लिख दिए हैं, देख लेते हैं। अब देख लेते हैं DFOA के लिए, OA के लिए तो क्या हो जाएगा 4। अब क्या लिखते हैं OA मतलब एक मेंबर पकड़ लिए, तो स्टिफनेस एक मेंबर का, स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ OA, OB, OC और OD। ठीक है, चलिए तो DFOA के लिए क्या होगा 4EI/L, ये हो गया KOA। ठीक है, KOA के लिए स्टिफनेस के लिए होगा 4EI/L डिवाइडेड बाय ये है सम ऑफ क्या होगा, अब देखते हैं। ये काय के लिए 3 वाला, ये होगा B के लिए होगा, ये वाला काय के लिए होगा A के लिए होगा, ये वाला के लिए C के लिए होगा और ये वाला होगा D के लिए। ठीक है, अब सबका समेशन करना है, तो क्या हो गया 3EI/L 4EI/L काय के लिए होगा, इसके लिए होगा 3EI/L, इसके लिए होगा, इसके लिए क्या फ्री है ना, कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, और इसके लिए भी फिक्स्ड है तो ये 4EI/L होगा। चलिए बस सबका समेशन कर दिए, तो सबका समेशन करने के बाद 4/11 आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर OA के लिए क्या आएगा 4/L। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं DF, मैं यहाँ और करके लिखा हूँ, और मैं इसको रिलेटिव स्टिफनेस का भी निकाल के आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि इससे भी अगर आप निकालो तो इससे भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो OA के लिए निकालते हैं। तो अब इसके लिए RS क्या होगा I/L, यहाँ के लिए RS क्या हो जाएगा 3I/4L, 3I/4L होगा RS, क्योंकि ये हिंज्ड एंड है। इसके लिए क्या होगा 0 होगा, और इसके लिए भी फिर क्या होगा I/L। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर RS OA के लिए क्या करेंगे I/L डिवाइडेड बाय, फिर सम अप करना है, ये काय के लिए होगा A के लिए I/L, ये काय के लिए होगा B के लिए, ये काय के लिए होगा C के लिए, और काय के लिए होगा D के लिए। तो ऐसे करके सम अप करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 4/11। तो दोनों के लिए सेम आ रहा है, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, चाहे आप स्टिफनेस के लेके करें, चाहे रिलेटिव स्टिफनेस लेके करेंगे, सबका फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल क्या किए हैं, यहाँ पर मैं कर सकते हैं इजी कैसे कर लेंगे। मान लो अगर अपन B के लिए निकालते हैं तो B के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर नीचे का पूरा टर्म सेम होगा। ठीक है, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा 3I/4L हो जाएगा, बाकी पूरे का टर्म सेम रहेगा। ठीक है, ये B के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो C के लिए करते हैं, C के लिए करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा 0 टर्म हो गया, ये पूरा टर्म 0, तो ये पूरा टर्म 0 आएगा आंसर। बैग है सर, बैग में सॉरी, आगे देखते हैं। अपने को C के लिए करेंगे तो सिंपल ये वाला टर्म 0 हो गया, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब D के लिए करेंगे तो सेम एज इट इज OA के टाइप का रहेगा। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझा दिया हूँ ताकि आप बाकी सब चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, और अगर आप बोलेंगे तो एक बार और देख लेते हैं अपन, एक बार और समझ ही लेते हैं बना के। ठीक है, कैसे देख लेते हैं एक बार क्या आएगा आंसर। अगर DF मेरे को बोला OB के लिए बोलेगा, तो मेरे को पता है, मैं अभी सिर्फ एक ही के लिए बता दे रहा हूँ 3EI/L डिवाइडेड बाय, अपन फिर से लिखेंगे क्या होगा 4EI/L, ये काय के लिए होगा A के लिए, फिर 3EI/L, ये काय के लिए होगा B के लिए, फिर होगा 0, फिर होगा 4EI/L, ये काय के लिए होगा D के लिए। तो ये D के लिए हो गया, ये वाला काय के लिए हो गया, C के लिए हो गया, ये B के लिए हो गया, ये A के लिए हो गया। ठीक है, तो ऐसे लेके अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर DF OC के लिए करेंगे तो सिंपल 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि फ्री एंड है, कुछ होगा ही नहीं, ऊपर में 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, जो भी होगा कुछ भी होगा वो सब 0 ही आएगा आंसर। फिर आ जाते हैं याला, तो DF OD के लिए बोलेगा, OD के लिए सिंपल 4EI/L सेम एज इट इज़, फिर समीशन ऑफ सबका रहेगा, तो ये सेम एज इट इज़ DOA के लिए होगा, जो इसके लिए होगा वही होगा। याद रखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखा हूँ मैं, सम ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट अ जॉइंट, एक जॉइंट का इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमेशा 1।
मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ का यहाँ का यहाँ का और यहाँ का सब का सम अप करोगे तो इस वाले जॉइंट ओ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डीएफ का वैल्यू हमेशा 1 आना चाहिए। अगर आप एग्जाम में कभी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक चेक अप्लाई करके देख लीजिएगा, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। सबका सम अप कर लेंगे और एक बार देख लीजिएगा वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। जब इक्वल टू 1 आया मतलब आप ये मान लीजिएगा कि आपने कैलकुलेशन यहाँ सही किया है, तब आगे आप फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर गलत निकाला है तो लास्ट तक आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा गलत आएगा, वो बहुत दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए आप एक बार जरूर चेक अप्लाई कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 करके। क्या करना है, समेशन ऑफ ओ ए DF ऑफ OA, DF ऑफ OB, DF ऑफ OC और DF ऑफ OD का सम करोगे इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, तब वो चेक आपका सही होगा। OA प्लस DF ऑफ OB प्लस DF ऑफ OC प्लस DF ऑफ OD, ये हमेशा इक्वल्स टू इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। जब 1 आ जाएगा मतलब आपने सही कैलकुलेशन किया, तब आप आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो नोट करके है, और ये 1 मार्क्स में पूछता है समेशन ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट अ जॉइंट इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू, जैसे भी है आप देख लीजिएगा तो उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो डीएफ वैल्यू हमेशा जॉइंट पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ तक आपने को ये चीज़ फॉर्मूला से समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव स्टिफनेस से भी निकाल लो, चाहे आप स्टिफनेस से भी निकाल लो, हमेशा एक मेंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मेंबर करेंगे और उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन है ना एग्जाम्पल ले लिए हैं छोटा छोटा, इसी एग्जाम्पल की मदद से, क्योंकि देखिए हम लोग का एई का पेपर होता है या जेई का पेपर होता है, उसमें है ना इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर अपने को मान लो मेंस के टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर सेट होता है, या फिर कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया कि इस वाले बीम का बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अपन ऐसे बीम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो उसको भी मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, एक बार देख लेते हैं अपन सही किए हैं कि नहीं। ठीक है, अगर मेरा दोनों एंड फिक्स्ड है, मतलब ए वाला भी और सी वाला फिक्स्ड है और बीच पे रोलर सपोर्ट डाल दिया गया है, तो ये एक टाइप के बोल सकता हूँ कंटिन्यूअस बीम है। तो इस वाले बीम में क्योंकि 2 मेंबर है, अपन बोले थे 2 मेंबर जहां मीट करेंगे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहाँ जनरेट होगा, बी वाले पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जनरेट होगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो होगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए से और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी, बी ए और बी सी निकालेंगे। सिंपल से मैं इधर रिलेटिव स्टिफनेस लेके किया हूँ आई बाय एल। क्यों आई बाय एल लिया हूँ, क्योंकि फार एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो आई बाय एल है। इधर भी फार एंड फिक्स्ड है तो आई बाय एल, तो आई बाय एल डिवाइडेड बाय आई बाय एल प्लस आई बाय एल, तो हो गया 0.5। ये 0.5 आया तो जाहिर सी बात है ये भी 0.5 आएगा। दोनों का सम अप कर दो, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि यहाँ सही की है। अब आगे देख लेते हैं, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, मतलब फार एंड यहाँ पर हिंज्ड है। अपन ये वाले पॉइंट को लिए हैं बी वाले को, बी वाले को ले लिए सपोर्ट। अब देख लेते हैं, ये 2 सेगमेंट है, बीम नंबर 1 हो गया, बीम नंबर 2 हो गया। अब दो मेंबर हैं वो एक जगह पॉइंट पे मीट करते हैं, तो यही चीज अपन पढ़ें। अब इस पर मूवमेंट कैसे जनरेट होगा, तो वही है अपन डीएफ बी ए के लिए देख लिए, फिर डीएफ बी सी के लिए देख लिए। बी ए के लिए देख लें तो आई बाय एल होगा, क्यों, क्योंकि आई बाय एल क्यों होगा, क्योंकि फिक्स्ड एंड है। और इधर क्या होगा, 3i/4l होगा, क्यों होगा, क्योंकि हिंज्ड एंड है। बस उसको सॉल्व करें, 4/7 और 3/7 दोनों को सम अप कीजिएगा, इक्वल टू 1 आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से भी चेक अप्लाई हो गया। अब यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, लेकिन मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आपको स्टार्टिंग में लिखाया, उसमें लिखा था मैं मूवमेंट करके, तो अब वहाँ चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब भी अपन क्या किए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। डी एफ अपन निकाल के क्या किए, डी एफ ओ ए के लिए कहाँ निकाले थे, तो ठीक है डी एफ ओ ए निकाल लिए, डी एफ ऑफ ओ ए। ठीक है, समथिंग जो भी आया होगा 4/11 आया था, आई थिंक सो। ठीक है, 4/11 आया। अब ठीक, अब अपने को क्या करना है, यहाँ से अपना के आ गया, के क्या होगा, के ऑफ ओ ए। तो ठीक है, के ऑफ ओ ए क्या है, 4ei/l है। ठीक है, के ऑफ ओ ए क्या है, 4ei/l। ठीक है, तो यहाँ पर 4ei/l लिख दिए, 4ei/l इंटू थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, अपना मोमेंट आ जाएगा। क्योंकि मैं अभी आपको बताया था मोमेंट इज इक्वल्स टू या के इज इक्वल्स टू m/थीटा करके लिखाया था। यहीं से प्रोपोर्शनैलिटी साइन बताया था कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। तो ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आ गया है। तो अब यहीं से देख लेते हैं कि m और k के बीच का रिलेशन, तो m इज इक्वल्स टू k इंटू क्या हो जाता है, थीटा। k क्या है, स्टिफनेस है, m मोमेंट है, और थीटा क्या है, जो स्लोप से टूट रहा है।
ठीक है, जो स्लोप एंगल है, ठीक है, जिससे अपन अप्लाई कर रहे हैं। अब वही चीज़ को अपन यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक मोमेंट अप्लाई किए हैं हम लोग, m का मोमेंट है, ठीक है जी, m मोमेंट अप्लाई किए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर जैसे कि थीटा का डायरेक्शन देखते हैं, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैंने क्या बोल रहा है, एक मोमेंट अप्लाई किया जॉइंट पे, एक मोमेंट अप्लाई किया जॉइंट पे। मोमेंट अप्लाई करने के कारण यहाँ से मोमेंट सोच के देखिएगा, ये एक बीम ऐसे फिक्स्ड है, इसको ऐसे घुमाऊंगा, ये घुमाऊंगा तो यहाँ थीटा जनरेट होगा, यहाँ थीटा जनरेट होगा, लेकिन फिक्स्ड एंड पे थीटा जनरेट नहीं होता है, थीटा स्लोप जीरो होता है, ये अपने को पता है स्लोप डिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पर तो जाके जीरो हो गया, छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर एक थीटा बन गया। फिर अब वही चीज़ यहाँ पर हिंज्ड है, तो हिंज है तो देखिए यहाँ से थीटा बनना चालू हुआ, और ये हिंज में भी थीटा होता है तो यहाँ पर भी थीटा ही आएगा। ठीक है, और ये जो कि फ्री एंड है, फिर ये मूवमेंट ऐसा घूम रहा है, फ्री एंड में थीटा ऐसा बन जाएगा, सिंपल ये चीज़ ऐसा टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, बीम स्ट्रेट है, वो ऐसा बेंड हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, ये सिंपल है। अब मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूँ, इसको घुमाया ऐसे तो ये इस टाइप का उठ रहा है, यानी यहाँ के लिए। अब यहाँ के लिए उठाया, अब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा रहे हैं ना अपन, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऐसा उठ रहा है, ऐसा उठ रहा है, और यहाँ वाला हिंज उसको रोकेगा, ये ऐसा डालेगा। ठीक है, अब यहाँ के लिए एक बार प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। ये बीम है, इसको ऐसा मोड़े, ये ऐसा मोड़ने के बाद ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया। देखिए ये स्ट्रेट था, ये बेंड हो जाएगा, स्ट्रेट है और ये बेंड हो जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहीं के लिए कर देते हैं। अब ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट अप्लाई किए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट अप्लाई करने के लिए ऐसा बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा थीटा और एम को कैसे निकालना है, कैसे निकालना है और के रेस्पेक्ट में कैसे करना है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं कि क्या इसके आगे मैं आपको एक बार और स्टेप्स लिखा देता हूँ कि अपने को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड आपको जैसे जैसे क्वेश्चन भी आपको कहीं से मिले आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, वो आपसे बन जाएंगे। बस फिक्स्ड एंड और फार एंड जो आपको मैं बताया था फिक्स्ड होगा और हिंज रहेगा, उसको बस ध्यान में रखिएगा। ये वाले क्वेश्चन आप ऐसे 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के व्यापम में पूछ सकता है, और आपको स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज कोई भी अदर स्टेट्स के भी होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन आप आशा करता हूँ कि आपसे बन जाएगा। अब आगे अपन इसके आगे में डील करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक स्टेप लिखा दूंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का कि कैसे कैसे स्टेप आपको फॉलो करना है स्टार्टिंग से। एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के बाद हमने कैरी ओवर फैक्टर को देखा है, कैरी ओवर फैक्टर के बाद हमने स्टिफनेस देखा है, स्टिफनेस के बाद रिलेटिव स्टिफनेस देखा, रिलेटिव स्टिफनेस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये हमारा लास्ट होगा टर्म्स के हिसाब से। फिर हम लोग लास्ट में अब स्टेप्स लिखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, कैसे कैसे शुरुआत करना है क्वेश्चन का। ठीक है, और इसकी मदद से अपने को अब आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे तो अपन बना लेंगे। अपन न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं कि कैसे हम लोग से बन पाता है कि नहीं जो हम लोग पढ़ें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार देखिएगा ज़रूर ये वाला टॉपिक को, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, हमने अपने तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया है इसको बनाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। पहला पार्ट आप देखेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और रही बात सेकेंड पार्ट की, इसके बाद जस्ट मैं सेकेंड पार्ट बनाऊँगा। सेकेंड पार्ट में हम पूरा स्टेप्स बता दूंगा कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को सॉल्व करने का क्या क्या स्टेप्स होंगे और इसको कैसे हम लोग डील करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूंगा जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े पेपर में खासकर मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इससे क्वेश्चन आए थे तो उसको भी अपन डील कर लेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार, और आप अगर आपको जो भी टॉपिक अगर कुछ नया आपको और कुछ पढ़ना होगा तो आप प्लीज़ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, जिससे हम उसके ऊपर भी एक टॉपिक बनाएंगे। और आई होप कि आपको बहुत पसंद आए वीडियो। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।